बीपीएससी स्टडी स्क्वाड में आप लोग का स्वागत है। मेरा नाम अभिनव है। हम लोग आज पॉलिटिक्स का क्लास स्टार्ट किए हैं और ये आज पहला क्लास है, पहला यूनिट फर्स्ट है। आज यूनिट वन है। यूनिट वन में हम लोग क्या देखेंगे? एक तो जब पॉलिटी का कोई भी क्लास स्टार्ट होता है, खासकर पॉलिटी का, तो उसका एक बैकग्राउंड होता है, खास करके क्योंकि संविधान बना तो संविधान बना कैसे, कहाँ कहाँ से हम लोग एक्सपीरियंस को गेन किए हैं। जैसे संविधान में कहा जाता है कि आर्टिकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का लगभग 250 आर्टिकल वैसे ही कट कॉपी पेस्ट किया गया। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग को देखना होगा कि और कितने चार्टर या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आए हैं 200 साल के गुलामी के दौरान, और हम लोग का संविधान कहीं ना कहीं इंस्पायर हुआ है उस चीज से। तो संविधान को जानने के पहले, संविधान को पढ़ने के पहले हम लोग ये जानेंगे कि वो कहाँ कहाँ से इंस्पायर हुआ है। खासकर इंडिया, ऐसे तो संविधान इंस्पायर हम लोग को अलग अलग देश के संविधान से भी हुआ है, लेकिन वो इंडिया में जो हम लोग एक्सपीरियंस किए हैं जिस एक्ट का, चार्टर का, वहां उस चीज को समझना ज्यादा आसान, ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए हम लोग पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। उसी में एक इसी चैप्टर में, यूनिट में हम लोग देखेंगे कि ब्रिटिश का अराइवल, कि ब्रिटिश क्यों आई थी इंडिया में। क्योंकि अगर ब्रिटिश नहीं आती तो संविधान संभवतः इसी रूप में ना बना होता। अगर एक बनता भी, क्योंकि हर जगह डेमोक्रेसी को तो आना ही था, अगर इंडिया में डेमोक्रेसी आती भी और ब्रिटिश अगर नहीं आते तो इसका स्वरूप जो अभी है, हो सकता है ये स्वरूप यह नहीं होता, कोई दूसरा स्वरूप होता जो उनको हम लोग अडेप्ट करते हैं उसको। तो संविधान और ब्रिटिशर्स, ये दोनों मतलब भाई भाई का संबंध जैसा है कि संविधान को समझना है तो ब्रिटिश जो कानून लाए उनको समझना जरूरी है। तो पहले तो हम लोग जानेंगे ब्रिटिश का अराइवल कैसे हुआ, क्यों हुआ। फिर कंपनी राज के बारे में हम लोग देखेंगे, कंपनी राज क्या था। फिर रेगुलेटिंग एक्ट देखेंगे हम लोग। जिसको हम लोग चार्टर कह देते हैं, चार्टर एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। फिर देखेंगे ब्रिटिश राज। इन सारे पॉइंट्स का अध्ययन हम लोग यूनिट वन में करते हैं। तो पार्ट वाइज में हम लोग इसको बांट के एक दिन में, क्योंकि पूरा संभव नहीं है, तो धीरे धीरे हम लोग समझेंगे इसको। चलिए शुरू करते हैं। तो एक पहले तो ये है क्लास पॉलिटी का, लेकिन ये कुछ आज हम लोग देखेंगे ज्यादा, वो जो बातें पढ़ेंगे वो हिस्ट्री से रिलेटेड ज्यादा चीजें होंगी। क्योंकि संविधान जब बना था 1946 में तैयार हुआ, तो एक लंबा इतिहास रहा है। मतलब 1773 से आप अगर देखोगे तो पहला चार्टर 1773 में आया था, और फिर लास्ट जो चार्टर है वो 1947 में। हालांकि इसको तो आजादी का अधिनियम है, इंडिपेंडेंट एक्ट 1935, ये इसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 था, ये लास्ट था। इसको तो इंडिपेंडेंट एक्ट अगर हम बोलते हैं तो वो भी सही है। तो काफी लंबा इतिहास है, और यहाँ से यहाँ तक जो हम चल के आए हैं, और फिर 1946 में जो हम लोग संविधान को एक्सेप्ट किए, काफी कुछ इस सफर में इससे हम लोग गेन किए हैं और यहाँ तक पहुंचे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक के सफर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसलिए अभी तक, जैसे हर इंस्टीट्यूट में होता क्या है, ये आप लोग भी पढ़े होंगे कि एग्जाम होता है, मान लो एग्जाम आया, हम लोग रट लिए चार्टर एक्ट 1773 से लेके 1935 की एक्ट को, इसके बीच में जितने भी एक्ट है सबको रट लिए, और बात खत्म हो जाती थी। एग्जाम गया, क्वेश्चन आया, बनाए नहीं बनाए, फिर दोबारा पढ़े। ठीक, चलो ये अगर प्री में एमसीक्यू टाइप है तो आप निपट भी जाओगे, लेकिन अगर मेंस में आ जाए
अगर आपको पता ना है तो आप कैसे लिख पाओगे? क्योंकि अभी बीपीएससी में शायद 1853 से एक एक्ट आया था, अभी डायरेक्ट ये था, ये एक्ट ऑफ 1853 के बारे में। शायद ये हिस्ट्री हिस्ट्री में था, लेकिन हो सकता है कि इसको पॉलिटी में पूछ दे, कोई ठीक नहीं है। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। देखो, कहानी शुरू यहाँ से होता है कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होता है। ये आती है कंपनी इंडिया में ट्रेडर्स बन के। ठीक, ये थे भैया व्यापारी, इनको करना था व्यापार, और ये इंडिया में आते हैं। क्यों इंडिया में ये आते हैं? क्योंकि इंडिया उस समय क्या थी, तो सोने की चिड़िया थी। आप लोग सभी लोग सुने होंगे, मूवी में देखे होंगे इसको, हम लोग सोने की चिड़िया बोलती थी। और देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी एक पहला कंपनी नहीं था जो इंडिया में आया था। इंडिया में व्यापारी बहुत पहले से, मतलब जब हड़प्पन सिविलाइजेशन हम लोग पढ़ते हैं उस समय देखिए मेसोपोटामिया से हम लोग का व्यापार होता था। फिर मौर्य में हम लोग का व्यापार हुआ है, गुप्ताज में व्यापार हुआ है। तो बाहर से लोग व्यापारी बन के आते थे। ये बहुत शुरू से परंपरा रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता से ही रहे परंपरा रहा है कि लोग बाहर से आते थे, व्यापार करते थे, उसमें दोनों का फायदा होता था। उसमें यहाँ के ट्रेडर्स को भी फायदा है, वहां के ट्रेडर्स को भी फायदा है, और बदले में स्टेट को क्या मिलता था? टैक्स। तो जितने भी राजा महाराजा थे वो लोग प्रमोट करते थे इस टाइप के व्यापारी को कि आप आइए मेरे साथ व्यापार कीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था इन लोग को। ये लोग जब यहाँ आए तो इनको मिला था चार्टर, रॉयल चार्टर। ये कौन दिया था इन लोगों को? तो गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश। गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश क्या था, इन लोगों को एक चार्टर दिया था कि आप जाओ, आप यहाँ से व्यापार करो इंडिया में। तो चार्टर होता क्या है? ये एक तरीके का परमिशन है, लाइसेंस कहें आप इसको, लाइसेंस या परमिशन। ठीक है। तो और इसमें कुछ बातें क्या लिखी होंगी, तो एक तो चार्टर एक्ट में क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी यहाँ कार्य करेगी वो इंग्लैंड से परमिशन लेकर करेगी। इंग्लैंड के परमिशन से करेगी। दूसरा बात था कि इसको मोनोपोली दिया गया था, मोनोपोली इंडिया में व्यापार के लिए। देखो, कहानी है कि इंडिया इंग्लैंड में केवल ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, जैसे रिलायंस है, ईस्ट इंडिया कंपनी सेम ऐसी थी जैसे टाटा की कंपनी है, सेम कंपनी है। लेकिन क्या इंडिया में केवल टाटा है, केवल रिलायंस है? नहीं। क्या इंग्लैंड में केवल ईस्ट इंडिया कंपनी थी? नहीं, बहुत सारी कंपनी उस समय थी। तो चार्टर में क्या था कि इंडिया को में केवल ट्रेड करने का अधिकार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को था। इसके अलावा इंग्लैंड का कोई भी कंपनी इंडिया में जाके व्यापार नहीं कर सकता था। ये चार्टर में बात लिखा हुआ था। इसी को हम लोग बोलते हैं मोनोपोली, और एकाधिकार बोलते हैं हिंदी में, एकाधिकार। एक तीसरा बात क्या लिखा हुआ था चार्टर में कि ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लिश स्टेट से इंग्लिश स्टेट का पूरा सपोर्ट था। आप लोग हिस्ट्री में देखे होंगे कि बहुत सी सारी लड़ाइयां लड़ी गई हैं इंग्लैंड में, इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ी है। उसको सपोर्ट कहां से, आर्मी कहां से आता था? आर्मी इंग्लैंड देती थी, प्रोवाइड करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरा सपोर्ट था कि आप आओ, आप जाओ, आप व्यापार करो, और हम तुमको पूरा सपोर्ट आर्मी का देंगे। आप ऐसा अभी महसूस करो
कि आप एक कंपनी चलाना चाहते हैं और चाइना में कंपनी खोलना चाहते हैं। आप जाइएगा मोदी के पास कि मोदी सरकार हम जा रहे हैं चाइना में कंपनी खोलने या फिर यूएसए में कंपनी खोलने और आप हमको आर्मी का सपोर्ट कीजिए। तो भाई बोलेगा कि पागल हो बोलो क्या कि तुमको आर्मी का सपोर्ट चाहिए। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ऐसा था। इंग्लैंड के आर्मी का इंग्लैंड की स्टेट का पूरा सपोर्ट था उसको कि जाओ तुम व्यापार करो। ठीक। तो अब यहां से एक सवाल मन में आता है हम लोगों के, एक क्वेश्चन आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी क्या केवल एक कंपनी थी? केवल कंपनी? इसका आंसर है नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी केवल एक कंपनी नहीं थी। ठीक है। एक पॉलिसी के बारे में आप लोग सुने होंगे, उपनिवेशवाद, इंपीरियलिज्म इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद। ठीक है। उपनिवेशवाद हिंदी में इसको बोलते हैं इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म में क्या होता है कि उस समय क्या था कि यूरोप में यूरोप का के जितने भी जो कंट्री थे उनको, जितने भी कंट्री थे उनको रिसोर्स का कमी था। उनको चाहिए था रिसोर्स। और ये रिसोर्स के लिए क्या करते थे? रिसोर्स के लिए ये दूसरे कंट्री पे लीगली एंड पॉलिटिकली ये डोमिनेट करते थे। आसान भाषा में ये कि इनको चाहिए था रिसोर्स, यूरोपियंस को। ये क्या करते थे कि दूसरे कंट्री में जाते थे जो पिछड़े हुए थे। ये वहां पे पॉलिटिकली एक तरह से उनको दबाते थे, उनका शोषण करते थे और वहां के रिसोर्स को अपने कंट्री में लेके जाते थे और फिर उसका यूज करते थे। ठीक है। तो इंपीरियलिज्म में क्या होता था? यूरोपियन जो कंट्री थी ये छोटे छोटे कंट्री थे एकदम ऐसे ऐसे, जिनको चाहिए था रिसोर्स। तो ये जाते थे उस कंट्री के पास जिस कंट्री के पास रिसोर्स होता था और एक पॉलिटिकली और लीगली ये डोमिनेंस वहां स्थापित करते थे अपना, और वहां के रिसोर्स को अपने कंट्री में ले जाते थे। जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं, चाहे वो फ्रांस हो, इटली हो, जर्मनी हो, सब लोगों का एक ही पॉलिसी था और वो था उपनिवेशवाद। ठीक है। यहां तक कहानी चला। तो इंपीरियलिज्म जो है ये स्टेट पॉलिसी था। औपनिवेशवाद ये स्टेट का नीति था। और इसी नीति का परिणाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। जो उपनिवेशवाद जो नीति था यूरोपियंस का, और उसी एक नीति का परिणाम ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना था कि वो इंडिया में आया था। ठीक। इसलिए जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड इतना ज्यादा सपोर्ट करता था। यहां तक कहानी आप लोग को समझ में आ गया होगा। दोबारा से हम फिर रिपीट कर देते हैं। कहानी क्या था कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आया। क्यों आया? व्यापार करने, व्यापारी बन के। क्यों व्यापारी बन के इंडिया में आया? क्योंकि इंडिया था सोने की चिड़िया। ठीक।
इंडिया था सोने की चिड़िया। ये कुछ लोग गए व्यापारी राजा महाराजा के पास कि हमको चार्टर चाहिए, परमिशन चाहिए कि हम इंडिया में जाके व्यापार करें। इनको मिला रॉयल चार्टर कि जाओ तुम इंडिया में व्यापार करो। रॉयल चार्टर का क्या मतलब था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ भी इंडिया में करेगी वो इंग्लैंड के परमिशन से करेगी या कर रही है। दूसरा था कि ट्रेड मोनोपोली मिला हुआ था इंडिया में कि तुम जाओ और केवल तुम ही व्यापार करोगे, केवल तुम। और तीसरा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लिश स्टेट का पूरा सपोर्ट था कि जाओ तुम लड़ाई वड़ाई लड़ो, हम संभाल लेंगे, जाओ उस स्टेट का। फिर हम लोग देखे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या केवल एक स्टेट था, एक केवल एक कंपनी था? तो नहीं, कंपनी केवल नहीं था। इंपीरियलिज्म एक पॉलिसी था, उपनिवेशवाद ये यूरोप का पॉलिसी था। उसमें कंट्री क्या करते हैं कि रिसोर्स के लिए अपने से थोड़े गरीब कंट्री पे एक तरीके से एक तरीके से अधिकार स्थापित करके इसको मैनिपुलेट करके उसका रिसोर्स का यूज करते हैं अपने लिए, ठीक। और इसी पॉलिसी का परिणाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक। उपनिवेश में बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता था क्योंकि इसका मतलब ही था कि हम ह्यूज प्रॉफिट जाए वहां से और जो भी रिसोर्स मिले गरीब कंट्री से या फिर अनडेवलप्ड कोई भी जो हमसे पॉलिटिकली या आर्मी में कमजोर है उस पे जाओ और वहां के रिसोर्स का जम के उपयोग करो, वहां से लूटो खसोटो और मेरे यहाँ पहुंचा दो, ठीक। बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय क्या था कि प्रॉफिट में चल रहा था और प्रॉफिट बहुत ह्यूज था, बहुत ह्यूज। 1600 ईस्वी के करीब में हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल, उसका कोई ऐसा विचार नहीं था कि हम पूरे इंडिया पे रूल करेंगे। वो केवल व्यापारी था और प्रॉफिट होता था तो प्रॉफिट दोनों को था, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी को और उस समय जो यहाँ मुगल्स थे। मुगल और कंपनी दोनों को प्रॉफिट था। मुगल को कैसे प्रॉफिट था? को मुगल को मिलता था टैक्स। कंपनी उस समय सोना चांदी लेके आता था यहाँ से रेशम हो गया, फिर कॉटन का हो गया, और इसका यूरोपियन मार्केट में बहुत ज्यादा दाम था। वो यहाँ से लेके जाते थे और बेचते थे और इनको देते थे टैक्स। इनको बड़ा मजा आ रहा था उसमें, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रॉफिट था, इसका मतलब इंग्लैंड को प्रॉफिट था। यहाँ से कहानी बहुत बढ़िया चल रहा था, किसी को कोई दिक्कत नहीं, मुगल को भी दिक्कत नहीं, हम लोग को भी दिक्कत नहीं। स्टार्टिंग में 1700 के करीब तक हमको भी कोई दिक्कत नहीं हुआ है। बाद के दिनों में इसका जो पॉलिसी बना ईस्ट इंडिया कंपनी में, इसका जो चेंजिंग हुआ तो इनके पॉलिसी में चेंजिंग हुआ और इसके कारण से हम लोगों के जो भी राजा महाराजा थे उनको उनमें उनके उनके उनका जो शासन था उनमें बदली हुआ और यहाँ के जनता को फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। तो यहाँ के बाद क्या होता है कि फिर एक क्वेश्चन होता है कि वाई ईस्ट इंडिया कंपनी रूल ऑल ओवर इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों ऑल ओवर इंडिया पे रूल की? क्या कारण रहा है? क्योंकि थी तो वो व्यापारी, व्यापार करने आई थी। इसका जो आंसर है कि क्यों ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे इंडिया पे राज करने लगी, क्योंकि ईस्ट इंडिया, अब देखोगे एक कंपनी, मान लो छोटी सी कंपनी आपके देश में व्यापार, केवल व्यापार करने आती है, वहां के सामान को यहाँ बेचती है, यहाँ के सामान को वहां ले जाकर बेचती है, यही ईस्ट इंडिया कंपनी का काम था। इसके अलावा कोई काम नहीं था। बदले में सरकार को यहाँ टैक्स दे रही है, वहां टैक्स दे रही है। यहाँ के जो दस्तकारी थे, जो बुनकर थे, उनको भी उस समय फायदा हो रहा था, किसी को कोई परेशानी नहीं है। फिर क्या सिचुएशन आ गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे इंडिया पे रूल करने लगा। तो इसमें क्या हुआ कि कुछ कुछ इवेंट हुआ था। सम इवेंट जो है कुछ घटनाएं इसके पीछे जिम्मेवार। बहुत सारी लड़ाइयां, मिनी वॉर एंड बैटल। तो कुछ घटनाएं जिम्मेवार थी, क्या थी? तो वॉर और बैटल बहुत सारा हुआ, अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों के द्वारा
उन बैटल का परिणाम था कि इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अवसर मिल गया राज करने का। तो इसमें क्या हुआ कि बहुत सारा जब बैटल हुआ तो हमारे यहाँ जो एक सेंट्रल पावर उस समय था वो था मुगल। मुगल इससे क्या हुआ, कमजोर हो गया। ठीक, मुगल कमजोर हुआ और पैरेलल हम देखते हैं कि एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, पावर का वैक्यूम। और उस पावर के वैक्यूम का फुलफिल नहीं हो पाया। फुलफिल, जो चलो फुलफिल आप कहोगे कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी तो फुलफिल की, लेकिन ये इंडियंस के द्वारा नहीं किया गया। कोई भी इंडियन स्टेट इस वैक्यूम को नहीं भर पाया। और उसी वैक्यूम का फायदा ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला कि जो व्यापारी था से शासक बन गया। क्या क्या इवेंट रहा है तो उसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। देखो नादिर शाह, नादिर शाह का आक्रमण 1739 में जिसको हम लोग बोलते हैं बैटल ऑफ करनाल। बैटल ऑफ करनाल, इस बैटल ऑफ करनाल में एक तरह से पूरे दिल्ली का कत्ले आम किया गया। अब ये तो क्योंकि इतिहास का विषय, आप इतिहास में पढ़ोगे, जब नादिर शाह आया था तो दिल्ली मतलब एक तरीके से मुर्दा से पाट दिया गया था पूरी दिल्ली को। इतना जबरदस्त वो आक्रमण था, अटैक था कि मुगल्स जो थे वो फिर खड़े नहीं हुए। मुगल्स नेवर राइज अगेन। इस वॉर के बाद उनकी प्रतिष्ठा, उनका पावर, उनका पैसा और तहस नहस करके रख दिया गया। फिर एक एक एग्जाम्पल तो हो गया नादिर शाह का आक्रमण वाला। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग फिर इसमें आगे देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखने हैं बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी जो 1757 में हुआ था। आप लोग को पता है कि बंगाल के नवाब वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। कारण कोई भी रहा हो, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कॉन्फिडेंस है इस वॉर में, ये यहां तक चला गया एकदम। आत्मविश्वास इसका। ईस्ट इंडिया कंपनी को पता था कि मुगल्स कमजोर हो गए हैं और जो क्षेत्रीय जितने शासक हैं उन पे वो एक तरीके से शिकंजा उनको कसना स्टार्ट हुआ। और जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ 1757 में, इसमें आत्मविश्वास में भारी बढ़ोतरी हुआ। अगर मुगल का ईस्ट इंडिया कंपनी का आत्मविश्वास इतना था तो ये आफ्टर वॉर इतना हो गया। इनको लगा कि अब हम सबको हरा सकते हैं, मेरे सामने कोई नहीं है। और धीरे धीरे जो वो मनसा थी शासक बनने की, यहां से प्रबल हो रही थी। तीसरा इवेंट क्या हुआ, फिर एक बैटल होता है, तो हम लोग बैटल ऑफ बक्सर कहते हैं। ये कब हुआ था, 1734 में। अरे यार, 1764 में। इसके बाद हुआ इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि ये तो इतिहास का पाठ है कि अब तीन संयुक्त सेनाओं को अकेले हराया इंग्लैंड। और इसमें सबसे बड़ी जो मुगल ईस्ट इंडिया कंपनी की उपलब्धि थी वो इसको मिला दीवानी राइट।
दीवानी राइट मिला। दीवानी राइट का मतलब क्या है कि एक तरीके से अब वो टैक्स कलेक्टर हो गया। अभी तक क्या था, व्यापारी था कि आओ भाई सीधे व्यापार करो, मुनाफा कमा के अपने घर ले जाओ। लेकिन इलाहाबाद की संधि जो 1765 में हुई थी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी को बना दिया टैक्स कलेक्टर। टैक्स कलेक्टर अभी आप देखोगे कि बहुत सारे स्टेट में डीएम को, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कहीं कहीं डीएम बोला जाता है, कहीं कहीं टैक्स कलेक्टर बोलते हैं। काम वही है जो इतिहास में उनका इतिहास का पोस्ट वही था कि टैक्स को कलेक्ट करके रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दे देना। तो अभी भी उनका दीवानी राइट में उनको यही मिला कि अब वो टैक्स कलेक्टर बन गए। ठीक है, सॉरी। यहां से जो कंपनी का प्रतिष्ठा था ना, ये गजब अलग लेवल पे चला गया। देखो, यहां से हुआ क्या कि कंपनी को इलेजिटिमेसी मिला, यानी वैधता मिला उसको। अभी तक क्या लगता था, इवन इंग्लैंड में भी, कि अभी तक क्या लगता था इंग्लैंड में भी, इंग्लैंड में कुछ लोगों को लगता था कि कंपनी जो पैसा कमा रही है देखो, कंपनी तो कुछ लोगों के हाथ में थी, पूरा इंग्लैंड का रिप्रेजेंटेशन वहां नहीं था, कुछ लोग था। और कंपनी प्रॉफिट में जब कमा रही जाती थी तो वहां के लोग को लगता था कि अरे यार, ये तो घूस लूट खसोट के वहां के, क्योंकि वहां का गरीब है, अनपढ़ है वो लोग, तो वहां से रिसोर्सेज लूट खसोट के ले आया था, तो बड़ा अच्छा इज्जत नहीं था वो लोग को। बाबू टाइप का एक, बाबू जो हम लोग अभी हिंदी में वर्ड है, वो उस समय बहुत फेमस हुआ था, लोग उसको बाबू बोलते, मतलब कर्मचारी की तरह के एक तरीके से ट्रीट किया जाता था, हे दृष्टि से देखा जाता था, लोग को लगता था कि अरे ये तो लुटेरा टाइप का है। यहाँ से इस वॉर के बाद, इस ट्रीटी के बाद, बैटल ऑफ बक्सर के बाद, या इलाहाबाद की संधि के बाद इसको लेजिटिमेसी मिला, वैधता मिला। अब ये बोल सकते थे कि नहीं, हम वहां पे दीवान है, मेरे पास दीवानी राइट है। हमको यहाँ पे क्या मिला था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, और उड़ीसा, उड़ीसा, तीन स्टेट का दीवानी राइट उनको मिला था। तो अब इनको क्या लगा कि नहीं, हम, मेरे पास दीवानी राइट है, मेरे पास वैधता है कि हम पैसा कमाने का, हम टैक्स कलेक्टर है, हम टैक्स इकट्ठा करते हैं और सरकार को देते हैं। तो ये जो प्रतिष्ठा था, ये जबरदस्त अब उनको लगा। अब आंख में आंख डाल के वो इंग्लैंड में जाके बात करते थे लोगों को कि नहीं, हम भी, हम तो वहां टैक्स कलेक्टर है, हम पैसा ही करते हैं। तो ये कहानी चल रहा था। चलिए, तो ये वैधता मिला इलाहाबाद की संधि में। इसमें क्या हुआ कि अब जो स्टेट है, इंग्लिश स्टेट, ये खुलकर सपोर्ट कर सकता था इंग्लैंड इसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। खुलकर सपोर्ट ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्योंकि अब देखो, वहां भी लोगों को बताना पड़ता था ना कि इंग्लैंड, इंग्लिश स्टेट जो, वहां को बताना पड़ता था कि हाँ, कंपनी वहां हेरा फेरी नहीं कर रही है। अभी तक वहां के लोगों को लगता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी वहां पे गड़बड़ घोटाला कर रही है, वो पैसा कमा रही है। तो कम स्टेट वहां खुल के सपोर्ट नहीं कर पाता था ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन अब वो खुलकर सपोर्ट करने लगा, क्योंकि अब उसको वैधता मिल गई। अब तो बोला कि नहीं, कंपनी तो वहां, दीवानी राइट वहां मिला हुआ है, इसलिए हम जबरदस्त तरीके से सपोर्ट करेंगे। और इतिहास में आप लोग पढ़े होंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को यहां से जबरदस्त प्रॉफिट हुआ। आफ्टर इलाहाबाद, आफ्टर दीवानी राइट, ईस्ट इंडिया कंपनी को अलग लेवल का प्रॉफिट हुआ। खूब पैसा कमाया जबरदस्त तरीके से। टैक्स 50-50 60% टैक्स लगाया किसान पे, जबरदस्त तरीके से। लेकिन कहानी यहीं से शुरू होता है। जो संविधान हम लोग का बना, उसका पहला जो जो फर्स्ट कदम है, ये यहीं से शुरू होता है कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी तो बहुत प्रॉफिट में है, जबरदस्त उसको लाभ हो रहा है। और यहाँ के जो कर्मचारी हैं,
अभी कंपनी प्रॉफिट में जाएगी तो कर्मचारी भी धनी होंगे, तो कर्मचारी कर्मचारी को को जो प्रॉफिट मिला, वो दिन दूना रात चौगुना तरीके से, मतलब उसका लेवल ग्राफ ऐसे था। लेकिन कंपनी लॉस में जा रही थी। ये अजूबा हो रहा था। दीवानी राइट मिला, टैक्स कलेक्टर बन गए कंपनी साहब। कंपनी के कर्मचारी खूब प्रॉफिट कमा रहे हैं। जब इंग्लैंड में वो लोग जाते थे तो उनको अलग लेवल का ट्रीटमेंट मिलता था, बड़ा बड़ा गाड़ी, बड़ा बड़ा बंगला, एकदम अलग लेवल का जिंदगी। लेकिन कंपनी का जो बही खाता था वो घाटा में जा रहा था। ये बात हजम नहीं हो रहा था। उसी क्रम में क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नमेंट के पास गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ही जाएगा, क्यों गया? तो 1 मिलियन के लोन के लिए, 1 मिलियन पाउंड का लोन लेने के लिए। ये बात किसी को हजम होने लायक नहीं है कि आपको दीवानी राइट मिलने के बाद, और वैसे भी कंपनी लॉस में नहीं थी। दीवानी राइट पहले, दीवानी राइट में तो उसको लेजिटिमेसी मिला, उसको वैधता मिला कि हाँ भाई अच्छे तरीके से पैसा कमा रहे हो। पैसा तो पहले कंपनी कमा ही नहीं थी, और उसके बाद भी कंपनी का बही खाता था वो लॉस में था। और वहां के जो कर्मचारी जो काम करते थे उस कंपनी में, वो जबरदस्त प्रॉफिट में चल रहे थे, जबरदस्त। सरकार को लगा कि यार यार तुमको लोन क्यों देंगे जब तुम्हारा कर्मचारी सब इतना प्रॉफिट में जा रहा है, और तुमको 1 मिलियन पाउंड का लोन चाहिए। फिर बोला कि नहीं साहब, हमको लोन दे दीजिए, हम बहुत गरीब है, ये फलाना ढिमकाना हुआ। तो गवर्नमेंट बोला कि ठीक है यार, तुमको हम लोन दे देंगे, ठीक, लोन तो तुमको देंगे, लेकिन लोन के बदले, लोन तुमको हम पास कर देंगे, और बदले में हम कुछ लॉ बनाएंगे। क्यों? तुमको रेगुलेट करने के लिए। रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक। गवर्नमेंट बोला कि ठीक है, हम तुमको लोन तो दे देंगे, लेकिन बदले में हम कुछ लॉज लेके आएंगे। और ये लॉज क्यों होगा कि तुमको अब एक तरीके से छुट्टा नहीं छोड़ेंगे। जो छुट्टा सांड होता है जो ऐसे ऐसे घूमते रहता है गांव में, नहीं, अब तुमको हम नाथ दे के रहेंगे, तुम्हारे यहाँ पे रस्सी बांध के रखेंगे, तुमको कंट्रोल करके रखेंगे। यही सीक्वेंस ऑफ लॉ हम देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ बंग ब्रिटिश। सीक्वेंस ऑफ लॉ मेड बाय गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश। अलग अलग समय में अलग अलग लोग बनाती है। टाइमलाइन क्या होता है? पहला लॉ हम लोग देखते हैं वो बनता है 1773 में, जिसको रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं। फिर दूसरा लॉ बनता है 1783 93 में। फिर हम लोग देखते हैं 1813 में एक लॉ। फिर 1833 में लॉ, और फिर 1853 में लॉ। इन सब लॉ को क्या बोला गया? चार्टर। चार्टर एक्ट या रेगुलेटिंग एक्ट। ये पहला लॉ था और ये आखिरी था। इसके बाद तो आप लोग पता है 1957 में एक सिपाही म्यूटिनी होता है। उसके बाद तो कंपनी को लगभग एबॉलिश कर दिया जाता है, और 1758 में जो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट आता है वो पूरी तरह से क्राउन के हाथ में होता है। तो यहां से यहां वाले एक्ट को हम लोग बोलते हैं चार्टर एक्ट। ठीक है। ये क्या क्या है कि समय समय पे इंट्रोड्यूस किया गया। क्यों? टू कंट्रोल या रेगुलेट
ईस्ट इंडिया कंपनी। इसी सीक्वेंस में लॉ लाया गया, अलग अलग पे कुछ रिवाइज किया गया टर्म एंड कंडीशन को, और धीरे 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 इसी लॉ का इम्पैक्ट हम अपने संविधान पे भी देखते हैं। तो 1773 से जो कहानी शुरू होता है वो आके चलता है 1753 पर। इसको हम लोग बोलते हैं कंपनी राज। 1858 से जो कहानी शुरू होता है 1947 तक चलता है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश राज। और यही पूरी कहानी जो आप लोग आइसोलेट होकर पढ़ते हैं, उसका पूरा कहानी यही था। बैकग्राउंड यही है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब नेक्स्ट में, क्योंकि अभी टाइम बहुत हो गया है, 35 मिनट का क्लास चल गया है, नेक्स्ट जो हम लोग पार्ट लाएंगे उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे 1773, जो पहला रेगुलेटिंग था, पहला रेगुलेटिंग एक्ट। और फिर धीरे 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 वन बाय वन करके इसी टाइमलाइन को हम लोग देखेंगे कि हर एक 20 साल पे एक रेगुलेटिंग एक्ट लाया और वो कंट्रोल किया ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि कंट्रोल करना बहुत जरूरी हो गया था। कंपनी मनमाने तरीके से पैसा खर्च कर रही थी, मनमाने तरीके से बही खाता बनाती थी, और अकाउंट्स में बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा था। ब्रिटिश को लग गया था कि ये गड़बड़ी घोटाला कर रहा है, हमको शो नहीं कर रहा है कि हम प्रॉफिट में है। और इसका जो कर्मचारी सब है, आप लोग देखोगे वॉरेन हेस्टिंग्स जो उसमें बहुत ज्यादा रिच हो गया था कि इंग्लैंड के अमीर में उसका नाम आने लगा था, और उसका कंपनी जा रहा है घाटा में, किसी को ये भरोसा होने वाली बात ही नहीं है। तो धीरे धीरे कंपनी पे कंट्रोल स्थापित करने लगा ईस्ट इंडिया कंपनी। और कंट्रोल ऐसा नहीं कि ये एकदम से एक लॉ आके खत्म कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को, धीरे धीरे ग्रेजुअली धीरे धीरे हम उसको ब्रिटिश कंट्रोल किया ईस्ट इंडिया कंपनी को। और 1857 में लगभग लगभग तो या लगभग क्या खत्म ही हो गया है, एबॉलिश हो गया है कंपनी। ठीक है, ये था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। कल या नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे एक्चुअल में क्या क्या अब 1773 का में क्या क्या प्रोविजन है। ये प्रोविजन जानना बहुत जरूरी है। फिर 1793 का क्या प्रोविजन है, तो इसी बैकग्राउंड में हम लोग देखेंगे। आज का क्लास यहीं तक। क्लास कैसा लगा आप लोग फीडबैक दे दीजिएगा, अच्छा लगा तो हाँ, नहीं लगा तो फिर इसमें कुछ सुझाव हो, सजेशन हो, उसको भी दे कर दीजिएगा। चलिए सेशन को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।